गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम CSIR नेट जून 2024 के वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा वो स्पेसिफिकली यूनिट 2 का रहने वाला है। सेल बायोलॉजी जो पूरी यूनिट है CSIR ने मेंशन कर रखी है उसको हम देखेंगे और शिफ्ट 2 में देखेंगे, शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑपेरॉन से आया हुआ है। एज CSIR ने इस टॉपिक को मेंशन कर रखा है यूनिट 2 में, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो है उसमें यहाँ पर आपने क्या किया है, एडिशन किया इंडोल प्रोपियोनिक एसिड का, जो कि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है लेकिन उसको अलाउ नहीं कर रहा है कॉन्फॉर्मेशन चेंज करने में। तो अगर आप IPA को ऐड करोगे तो इनमें से किस तरीके से ऑपेरॉन जो है वो एनकोड करेगा एंजाइम को, यानी कि ऑपेरॉन जो है वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की शुरुआत किस फॉर्म में करेगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिप्रेसर है ना वो इनएक्टिव होता है, वो अकेला कुछ कर नहीं सकता। अगर उसे एक्टिव होना होता है ना तो उसे एक को रिप्रेसर की जरूरत होती है जो उसको आके एक्टिव करने में मदद कर सके। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस रिप्रेसर के साथ IPA आके बाइंड कर रहा है लेकिन रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं ला रहा। अगर रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों तो सीधी सी बात है कि रिप्रेसर एक्टिव नहीं हुआ, रिप्रेसर इनएक्टिव है। अगर रिप्रेसर स्टिल इनएक्टिव रहेगा तो इस कंडीशन में ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कंटिन्यू करेगा एक्सप्रेस होने का। और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में अगर हम यहाँ पर देखें तो जीन्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, सबसे पहले E जीन होता है, फिर D होता है, फिर C होता है, फिर B होता है, फिर A होते हैं। ये जो जीन्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, जिसमें E पहले आ रहा है, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A। तो इसी फॉर्म में यहाँ पर इसके सिंथेसिस होगी, पहले E बनेगा, फिर D बनेगा, फिर C बनेगा, फिर B बनेगा और फिर A बनेगा। तो यहाँ पर सारे जीन एक्सप्रेस होंगे और किस फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, पहले E, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी पीजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसको हम ETC भी कहते हैं प्यार से, उसमें प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। देखो ETC में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास मैट्रिक्स होती है, उसके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के बीच में उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो प्रोटॉन्स है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पास किए जाते हैं और इन प्रोटॉन्स का अमाउंट इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का अमाउंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ाया गया है। इसी चीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स कहते हैं कि ये भाई एक प्रोटोन मोटिव फोर्स है कि अब यहाँ पर प्रोटॉन्स जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स है इनको हम मूव करवा के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि हम इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज नहीं कर सकते इन प्रोटोन मोटिव फोर्स से। तो इसमें यहाँ पे बोला गया ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH फ्रॉम साइटोसॉल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हम पहले D ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो NADH होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है। NADH को तोड़ा जाता है NAD में और प्रोटोन में। तो ये चीज जो है कहाँ करी जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही करी जाती है ये चीज। और यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है साइटोसॉल से, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वहां से आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो NADH को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ऐसा नहीं होता है, NADH नहीं होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पूरी गलत है कि यहाँ पर जो प्रोटोन मोटिव फोर्स को यूज करके मैं यहाँ पर NADH को साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जा रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिए NADH जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता है। तो वो मैट्रिक्स में कहाँ से आएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आएगा कहाँ से, जब वो क्रॉस ही नहीं कर सकता है मेम्ब्रेन को। तो ये बात तो वहीं पे ही गलत हो गई। प्रोटोन मोटिव फोर्स की तो बात ही अलग आई, यहाँ पर NADH क्रॉस ही नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को।
बाकी जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी इनटू द साइटोसोल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां से जब आप एटीपी को भेजते हो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज किया जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले तो ये समझ गए कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता क्या है। वो प्रोटॉन्स जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आया ईटीसी की वजह से। अब इस एनर्जी को यूज करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एटीपी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में। आप इस चीज को यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर जो है इस चीज को हम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करता है एक्सपोर्ट करने में एटीपी को आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द साइटोप्लाज्म, और वहीं इंपोर्ट करता है एडीपी को इनटू द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये उल्टा काम करता है, एक तरफ एटीपी को बाहर भेज रहा है और एक तरफ एडीपी को अंदर लेकर आता है। एंटीपोर्ट मूवमेंट इसको कहते हैं कि एक चीज को बाहर लेकर जाना और एक चीज को अंदर लेके आना। और इसको करके यहाँ पर वो इस चीज के लिए किसको यूज करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स को यूज करता है। यहाँ पर आप इस चीज को देख भी सकते हैं और अच्छे से, एटीपी जो है उसको बाहर भेजा जा रहा है और एडीपी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अंदर लाया जा रहा है। और इस एडीपी को यूज करके मैट्रिक्स में एटीपी की सिंथेसिस भी करी जाती है। तो एटीपी की सिंथेसिस जो हो रही है वो भी फाइनली इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है फॉस्फेट आयंस का फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कि जो हम साइटोसोल से फॉस्फेट आयन है उसको जो हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आते हैं वो भी इसी की वजह से ही आता है। तो जो फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर होता है वो यहाँ पर प्रोटॉन को और फॉस्फेट को इंपोर्ट करता है मैट्रिक्स के अंदर, और ये चीज भी किसके थ्रू ड्राइव होती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू ही ड्राइव होती है। यहाँ पर आप इस चीज को देख भी सकते हो कि ये रहा फॉस्फेट और ये रहा प्रोटॉन, फॉस्फेट ट्रांसलोकेस इंपोर्टर के थ्रू इसको अंदर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ईटीसी है वो हर एक चीज में कहीं ना कहीं हेल्प दे रही है, इन तीनों ही चीजों में हेल्प दे रही है, एटीपी को अंदर लाने में, एडीपी को बाहर भेजने में और फॉस्फेट को। लेकिन NADH वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल साइकिल से है, कह रहा है जो माइटोटिक साइक्लिन होता है, हमें पता है हर एक फेज का साइक्लिन होता है, साइक्लिन डी है, साइक्लिन ई है, साइक्लिन ए है, साइक्लिन बी होता है, हर एक फेज का अपना अपना साइक्लिन होता है। ये जो साइक्लिन बी है वो बेसिकली माइटोटिक साइक्लिन होता है, जो बेसिकली G2 फेज से M फेज में जब हमें ट्रांजिशन करवाना है, माइटोसिस में जब हमें लेकर जाना है, तब यहाँ पर साइक्लिन बी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है, जिसको हम माइटोटिक साइक्लिन भी कहते हैं। अब वो कह रहा है इंक्रीजेस ग्रेजुअली थ्रू आउट द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, बट द एक्टिविटी ऑफ CDK1 इंक्रीजेस सडनली एट द ऑनसेट ऑफ M फेज, दिस इज बिकॉज। अब देखो इन्होंने यहाँ पे दो बातें करी है, एक तो यहाँ पर इन्होंने बात की है साइक्लिन की, एक यहाँ पे बात की है सीडीके की। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो सीडीके एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं काइनेज एंजाइम, और ये जो है थ्रू आउट द सेल साइकिल रहता है, बस सीडीके का जो एक्टिवेशन है वो साइक्लिन कराता है। सीडीके तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक साइक्लिन उसे एक्टिवेट नहीं करवाएगा। सीडीके भी यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सीडीके 4 और 6 होता है, सीडीके 2 होता है, सीडीके 2 और 1 होता है, और सीडीके 1 होता है। अलग अलग फेज का सीडीके होता है। तो अब यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है कि जब हम G2 फेज में है तब उस फेज में जो यहाँ पर साइक्लिन है, किसका साइक्लिन है, माइटोसिस का साइक्लिन है, वो इंक्रीज हो रहा है। G2 फेज में माइटोसिस का साइक्लिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर माइटोसिस जब आती है तभी माइटोसिस का सीडीके एक्टिवेट क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो सीडीके है वो तभी एक्टिवेट होने लग गया जब साइक्लिन धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ा रहा था? देखो फिर से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो M साइक्लिन है, यानी कि जो B साइक्लिन होता है, वो G2 फेज में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो सीडीके है, जो स्पेसिफिक सीडीके, एम साइक्लिन का जो स्पेसिफिक सीडीके 1 है, वो यहीं पे आके क्यों एक्टिवेट होता है? वो पहले क्यों नहीं एक्टिवेट हो गया? क्योंकि साइक्लिन तो पहले से बनने लग गया और हमें पता है साइक्लिन चाहिए सीडीके को एक्टिवेट करने में, तो वो पहले से क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? सीडीके 1 यहीं पे जाके एक्टिवेट क्यों हुआ? इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जो सीडीके है वो किस तरीके से एग्जैक्टली एक्टिवेट होता है। जो माइटोसिस का सीडीके है वो एक्चुअली एक्टिवेट कैसे होता है? तो देखो, जो माइटोसिस का सीडीके है, जिसको हम सीडीके 1 कहते हैं, उसको डेफिनेटली एम साइक्लिन चाहिए एक्टिव होने के लिए। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पर एम साइक्लिन और सीडीके बाइंड हो भी गए एम फेज के, तो भी एम सीडीके इनएक्टिव प्रेजेंट है। क्यों इनएक्टिव यहाँ पर प्रेजेंट है? क्योंकि लिए इसके पास पहली बात तो एक V1 आता है जो इसमें इनहिबिटरी फॉस्फेट लाके रखा होता है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, यहां पर अगर मुझे सीडीके को पूरी तरीके से एक्टिव करना है तो मुझे यहां पर एक एक्टिवेटिंग फॉस्फेट इसमें ऐड कराना पड़ेगा। यानी कि इसको एक्टिवेट कराने के लिए एम साइक्लिन तो चाहिए ही चाहिए, जो G2 फेज में ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मैंने मानी ये बात। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक एक्टिवेटिंग फॉस्फेट भी चाहिए जो उसे एक्टिवेट करा सके, और एक्टिवेटिंग फॉस्फेट उसे देता है यहां पर CAK प्रोटीन। और उसी के साथ साथ जो उसका इनहिबिटरी फॉस्फेट है वो भी मुझे निकालना पड़ता है, जो कि निकालता है CDC25 फॉस्फेटेज। तो मुझे 3 चीजें करनी है उसको एक्टिवेट करने में। पहला, जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है वो निकालना है। दूसरा, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड करना है। तीसरा, मुझे उसमें एम साइक्लिन को जोड़ना है सीडीके के साथ। तो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स 3 थिंग्स दैट आई हैव टू डू टू एक्टिवेट एम सीडीके। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बोल रहा है MCDK1 सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड इन एम फेज। मैंने आपको अभी बोला कि सीडीके थ्रू आउट सेल साइकिल बना रहता है, उसका एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन स्पेसिफिक फेज में होता है। माइटोटिक साइक्लिन इज क्वेस्टर्ड इन द साइटोसॉल। माइटोटिक साइक्लिन को बोल रहा है पकड़ के रखते हैं साइटोसॉल में, तो ऐसा नहीं होता है। माइटोटिक साइक्लिन तो साइटोसॉल में ऐसे पकड़ के नहीं रखा जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट बोल रहा है द इनहिबिटर ऑफ CDK1 इज डिग्रेडेड इन द एम फेज। क्या हमने किसी इनहिबिटर को डिग्रेड किया था? नहीं। यहां पर है कि CDK1 का जो एक्टिवेशन है उसमें हमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवानी है। हमें यहां पर उसमें जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है वो निकालना है, जो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है वो ऐड करना है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो यहां पर कब होंगे? जब सेल एंटर करेगा माइटोसिस के अंदर, तब ये चीज होगी। स्पेसिफिकली जो मुझे CDC25 के साथ इनहिबिटरी फॉस्फेट निकालना है ना, वो माइटोसिस में ही होता है जब एम फेज में सेल एंटर करता है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मुझे करानी है एम फेज में जाके ही होगा। इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसलिए यहां पर C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। C ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन ओपेरॉन से है। इस बार CSIR ने ओपेरॉन से अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओपेरॉन में आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो, पहले ओपेरॉन को समझने की कोशिश करते हैं। ओपेरॉन होता है क्या है? ओपेरॉन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे जीन्स को हम एक ही कंट्रोलिंग यूनिट से कंट्रोल कर रहे हैं। यहां पर उसका प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, इनहिबिटर होता है, और ये कंट्रोल कर रहे हैं इस जीन्स को। काफी सारे जीन्स को एक ही कंट्रोलिंग यूनिट कंट्रोल कर रही है। अब यहां पर इसके बाद ये जो हमारे पास जीन्स है, इन सबसे एक ही बारी में क्या बनाया जाता है? एक mRNA बनाया जाता है। एक ही mRNA बनता है। इस mRNA को बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। क्यों पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA? क्योंकि एक mRNA से हम बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएंगे। अब इस एक mRNA से क्या किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। समझो ये जीन बी का प्रोटीन हो गया, ये जीन ए का प्रोटीन हो गया, ये जीन डी का प्रोटीन हो गया। ये जो mRNA इसके पास तीनों के हिस्से हैं, बी का भी है, ए का भी है और डी का भी है। अब आपको इनकरेक्ट बताना है। ओपेरॉन कैन अनकोड मल्टीपल प्रोटीन्स विद लिंक्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सही बात है कि भाई बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकता है और ये सारे प्रोटीन्स कहीं ना कहीं लिंक्ड होंगे अपनी एक्टिविटी में।
एक ऑपेरॉन मल्टीपल प्रोटीन बना सकता है सिंगल एमआरएनए से, सही बात है, हमने अभी बोला पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का मतलब एक एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकता है। ऑपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है वो भी टाइटली रेगुलेटेड होता है, मैंने अभी का एक कंट्रोलिंग यूनिट है जो पूरे ऑपेरॉन को कंट्रोल कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रही है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ऑपेरॉन हैज ओनली वन साइन डलगार्नो सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम। अब ये बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एक ऑपेरॉन होता क्या है। इतनी चीज तो मुझे यहाँ पे कवर है कि बहुत सारे जीन्स को एक कंट्रोलिंग यूनिट कंट्रोल कर रही है। अब यहां पर साइन डलगार्नो सीक्वेंस के बारे में हम पहले समझते हैं। समझो मेरे पास ये एक एमआरएनए है, मुझे जब यहाँ पर ट्रांसलेशन करनी है इस एमआरएनए की, मुझे जब ट्रांसलेशन करनी है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इस साइन डलगार्नो सीक्वेंस की वजह से यहाँ पर जो राइबोसोम है वो परफेक्टली आ सकता है और प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ से करवा सकता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो एक एमआरएनए है, जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, उसके पास सिर्फ एक ही राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है जो कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होती है। अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होती है किसके? ओपन रीडिंग फ्रेम के। पहले ना ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब और अपस्ट्रीम का मतलब भी हम समझ के देखते हैं। देखो, मैंने समझो आपको कहा कि मेरे पास एक एमआरएनए है। अब एमआरएनए का कुछ हिस्सा ही जो है वो प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए का पूरा हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता। तो जो हिस्सा प्रोटीन बनाता है उसको बोलते हैं ओआरएफ। ओआरएफ से पहले वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम हिस्सा, और इस अपस्ट्रीम हिस्से पे ही यहाँ पे साइन डलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि ये देखता है कि राइबोसोम बिल्कुल परफेक्ट साइट पे आए और फिर यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे समझो ये जो है ऑपेरॉन है, तो ऑपेरॉन पे एक ही एमआरएनए बना है। एक एमआरएनए पे समझो 3 ओआरएफ प्रेजेंट है। इस ओआरएफ से प्रोटीन 1 बनेगा, इस ओआरएफ से प्रोटीन 2 बनेगा, इस ओआरएफ से प्रोटीन 3 बनेगा। तो ये कह रहा है कि इन तीनों ओआरएफ का एक ही साइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है, तो ऐसे नहीं होती बात। इन तीनों ओआरएफ का अलग अलग साइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है। यहां पर राइबोसोम आएगा, इतने ओआरएफ से एक प्रोटीन बना देगा। यहां पर एक और राइबोसोम आएगा, इतने हिस्से से यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। यहां पर एक और राइबोसोम आएगा और इतने हिस्से से प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। तो इन तीनों के पास अपना अपना साइन डलगार्नो सीक्वेंस है, जिस वजह से यहाँ पर स्पेसिफिक राइबोसोम स्पेसिफिसिटी के साथ बाइंड कर पाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे बाइंड कर पाएगा, और जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन डलगार्नो सीक्वेंस है। नो, ईच एंड एवरी ओआरएफ हैज इट्स ओन साइन डलगार्नो सीक्वेंस। क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेसिकल से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटीन टारगेटिंग वेसिकल के थ्रू नहीं होती। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोटीन टारगेटिंग को समझना पड़ेगा। प्रोटीन टारगेटिंग दो तरीके से होती है, एक होती है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, एक होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब होता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तभी उसकी टारगेटिंग करती गई, मतलब वो भी इसकी सिंथेसिस चल रही है, अभी तक वो प्रोटीन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग का मतलब है कि प्रोटीन पूरी तरीके से तैयार है, बन चुका है और टारगेटिंग हो रही है। जब को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है तो प्रोटीन को सबसे पहले भेजा जाता है ईआर में। ईआर से वेसिकल बनती है, वो वेसिकल उस प्रोटीन को लेकर जाती है गोल्जी के पास। गोल्जी से फिर यहाँ पे वेसिकल बनती है और उस वेसिकल के थ्रू प्रोटीन जो है जा सकता है लाइसोसोम के पास। उस वेसिकल से वो प्रोटीन जा सकता है एंडोसोम के साथ पास। तो यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंडोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्जी में, ये सब वेसिकल के थ्रू ही होता है और को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में वेसिकल्स का यूज नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग से ही प्रोटीन्स को लेती है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं लेगी अपने प्रोटीन को, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन भी करी गई है कि अगर आपको कोड ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में भेजना है तो आपको वेसिकल्स के थ्रू चीजों को भेजना पड़ता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन सेल साइकिल का क्वेश्चन है। CSIR सेल साइकिल पे काफी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। मैच द कॉलम है, सिंपल है, इस तरीके से मैच द कॉलम और इसी तरीके के मैच द कॉलम, मैं बोलूँ सेम इसी तरीके के मैच द कॉलम CSIR ने पहले भी पूछे हैं, ऐसे ही सेल साइकिल से। ऑप्शन में यहाँ पर है V1 काइनेस, P27, P21 और CDH1। V1 काइनेस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, अगर आपको याद हो, जो कि यहाँ पर बेसिकली जो आपका CDK था उसमें इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड कर रहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो V1 काइनेस जो है वो MCDK में इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है। जैसे ही मुझे पता चल गया मेरे दो ऑप्शंस तो कट हो गए, अब मेरा A और B में से मुझे कोई चूज करना है। मैच द कॉलम की खासियत यही होती है कि एक दो ऑप्शंस भी अगर आपको पता हो ना, आप आंसर निकाल लोगे। अब आपको अगर सिर्फ और सिर्फ P27 पता है तो भी आपका यहाँ पर आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा V1 काइनेस जो है वो यहाँ पर CDK में इनहिबिटरी फॉस्फेट लेकर आता है। स्पेशली कौन सा CDK है? MCDK, जो माइटोसिस वाला CDK है उनमें इनहिबिटरी फॉस्फेट लेकर आता है। जो P27 है और P21 है उनका काम होता है सेल साइकिल को सप्रेस करना, कि भाई सेल साइकिल कंटिन्यूस चलनी नहीं चाहिए, अगर वो कंटिन्यूस चलती रहेगी तो कैंसर हो जाएगा, तो उस चीजों को सप्रेस करने के लिए होता है। तो यहां पर जो P27 है वो आके क्या करता है, जो यहाँ पर G1 फेज में CDK और साइक्लिन इस तरीके से कंबाइन होके बैठे हैं और एक्टिव होके बैठे हैं, इसके ऊपर P27 आके इंटरैक्ट करता है और किस चीज में क्या हेल्प करता है, इनहिबिट करने में हेल्प करता है साइक्लिन और CDK को, कि भाई तुम इनएक्टिव हो, ताकि सेल जो है फिर वो S फेज में ना जा सके, प्री मेच्योर S फेज में ना जा सके, कि भाई ऐसे पता चला G1 फेज अभी पूरा भी नहीं हुआ और सेल S फेज में चला गया, बहुत जल्दी चला गया, तो सब चीजों से रोकने के लिए P27 प्रेजेंट है। कभी कभी हम होता है ना कि हम बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, तो हमारे घर वाले हमें रोक के रखते हैं कि भाई अभी बच्चे रहो, खेलो कूदो मजे करो, तो ऐसे P27 भी रोक के रख रहा है कि भाई अभी मत जा इस फेज में, अभी रुक। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर जो G1 से S फेज का ट्रांजिशन वाला CDK है और जो यहाँ पर S फेज का CDK है उसको एक्टिव होने से रोक रहा है। सो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या करता है, सप्रेस करता है सेल को जाने से। इतना ही मुझे पता चल गया, तो इससे मुझे पता चल गया, देखो P27 यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल को G1 फेज से S फेज में अर्ली जाने से रोक रहा है। तो B का यहाँ पर जैसे ही फोर्थ हुआ, यहाँ पे मुझे पता चल गया A ऑप्शन सही हो जाएगा। जो P21 है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, P21 जो है DNA डैमेज हो गया, समझो अगर कभी हमारा DNA हमें लगा कि डैमेज्ड है, उस कंडीशन में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए सेल साइकिल में, तो उस कंडीशन में P21 जो है आता है और सेम वही कि G1 और SCDK और SCDK को एक्टिवेट होने से रोकता है, बट वो स्पेसिफिकली कब रोकेगा, जब DNA डैमेज्ड है, वो तब यहाँ पर आएगा कि भाई DNA डैमेज है। तो यहाँ पर P21 क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है आफ्टर DNA डैमेज। और जो CDH1 होता है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है APC इन लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1 फेज। APC क्या होता है, APC बेसिकली एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर जब सेल को माइटोसिस के मेटाफेज से एनाफेज में जाना होता है, उस कंडीशन में हमें बहुत सारे चेंजेस लाने होते हैं और APC को एक्टिवेट कराना होता है। इसी फेज में यहाँ पर हमें CDH1 मदद करता है, APC को एक्टिवेट कराता है और उसकी वजह से सेल जो है वो अपने एनाफेज में जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी वंस अगेन सेल साइकिल से ही CSIR ने पूछा है। इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो प्रोटीन फॉस्फेटेज से पूछा है। फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को रिमूव करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके पास कोई प्रोटीन फॉस्फेटेज है 2A, जो कि यहाँ पर CDK1 का की रेगुलेटर है। P55 subunit of PP2A influences the substrate selectivity, localization and regulation of the enzyme.
कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है, उससे रिलेटेड बताना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि PP2 एक ऐसा फॉस्फेटेज है जो CDK1 को रेगुलेट करता है। कैसे करता है, क्या करता है, ये हमें इन ऑप्शंस को देख के पता लगाना है। देखो, एक रेगुलेशन तो हमें पता है कि कैसे होती है CDK1 की, सेम 2 बार हमने ये चीज देख ली है कि V1 काइनेज जो है वो यहाँ पे उसको रेगुलेट करता है, CDC25 इसे रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो PP2A है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, CDC25 को इनिबिट करता है। हमने अभी देखा था कि CDC25 जो है वो एक फॉस्फेटेज है, और वो यहाँ पर जो इनहिबिटरी फॉस्फेट होता है उसको रिमूव करता है। इनहिबिटरी फॉस्फेट किसके ऊपर, जो हमारा CDK1 के ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फेट है उसको रिमूव करता है। ये चीज अभी हमने देखी थी कि जो यहाँ पर CDC25 है वो इनहिबिटरी फॉस्फेट को क्या करेगा, रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से CDK1 एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर PP2A उसको ऐसा करने से रोक रहा है, CDC25 को रोक रहा है। इससे मैं यहाँ पे समझ गई कि PP2A जो है वो रोकना चाहता है CDK1 को काम करने से, क्योंकि वो CDK1 को एक्टिव होने नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर PP2A CDK1 को रोक रहा है, इतनी तो मैं बात समझ गई, यानी कि उसे शांत करा रहा है, ऑफ करा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है PP2A एक्टिविटी इज हाई ड्यूरिंग इंटरफेस बट इनहिबिटेड ड्यूरिंग अर्ली माइटोसिस व्हेन द CDK एक्टिविटी अराइजेस। बिल्कुल सही है, कह रहा है कि जब माइटोसिस फेज चल रहा होगा तब PP2A काम नहीं करेगा, तब हमें CDK को एक्टिवेट कराना है। लेकिन जो इंटरफेज होता है, माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है, माइटोसिस में तो मुझे चलवाना है CDK को, तब तो चलेगा, लेकिन जो इंटरफेस होगा उसमें यहाँ पर PP2A एक्टिव होगा, क्योंकि मुझे CDK को कब चलवाना है, जब माइटोसिस होगा, जब माइटोसिस का एनाफेज होगा तब मुझे यहाँ पे CDK1 को चलवाना है। इंटरफेस में PP2A एक्टिव रहेगा और CDK1 को ब्लॉक करेगा। ए ऑप्शन तो मुझे समझ में आ गया, पक्का सही है। आगे अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आगे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आता है। पहले उससे आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। आप यहाँ पर इस कंडीशन में PP2A का कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हो। जो PP2A का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लग जाता है जब यहाँ पर माइटोसिस चल रही है, मेटाफेज स्टेज आ रही है, माइटोसिस आ रही है, तब उसका अमाउंट कम होने लगता है। और जब इंटरफेस चल रहा होता है तब यहाँ पर PP2A का अमाउंट हाई होता है। ये चीज हमें क्लियर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक और होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ग्रेट वॉल काइनेज। जो ग्रेट वॉल काइनेज है वो यहाँ पर ब्लॉक करता है PP2A को, यानी कि जो ये ग्रेट वॉल काइनेज है वो CDK1 का दोस्त है, वो PP2A को ब्लॉक करता है। तो ग्रेट वॉल काइनेज चाहता है कि M फेज आए, माइटोसिस आए, मेटाफेज आए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MCDK1 टर्न्स ऑफ PP2A वाया द फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंटीमिडेटरी प्रोटीन काइनेज कॉल्ड ग्रेट वॉल। MCDK1 टर्न्स ऑन PP2A। देखो, MCDK1 PP2A का दुश्मन है, PP2A MCDK1 को ब्लॉक करता है, तो उसे क्यों एक्टिवेट करेगा, वो यहाँ पर MCDK जो है वो PP2A को डेफिनेटली ब्लॉक करेगा और ग्रेट वॉल की मदद से करता है, ये अभी हमने देख लिया। तो सी ऑप्शन पक्का गलत है, बी ऑप्शन पक्का सही। अब सारा खेल डी ऑप्शन का है। When anaphase is initiated and MCDK1 activity declines, PP2A phosphorylates promotes dephosphorylation of CDK1 substrate। कह रहा है कि जैसे ही एनाफेज आने लगता है, जैसे ही मेटाफेज चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर PP2A जो है वो CDK1 के एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को निकाल देता है और CDK1 को ब्लॉक करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है।
कि जब यहाँ पर मेटाफेज हो गया और एनाफेज आ रहा है, उस कंडीशन में PP2A का अमाउंट वापस से बढ़ने लग जाता है और वो यहाँ पर जो हमारा CDK1 है उसे ब्लॉक करने वापस से लग जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन इजी है, मैच द कॉलम है। सबसे पहले यहाँ पर ER के बारे में पूछा है। ER के पास प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज होता है जो कि बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाता है किसके बीच में, सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में, प्रोटीन्स में। ER में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं बन सकते क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है वो रिडक्टिव नेचर होता है। सो ए का थर्ड पक्का सही है, इससे मुझे पता चल गया कि भाई या तो ए होगा या फिर सी होगा। जो यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस है उसमें मेनोसाइडेस प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जो प्रोटीन है उस पे एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड पे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच किए जाते हैं। ये प्रोसेस ER में होता है और इन कार्बोहाइड्रेट में मेनोज भी होता है जिनमें से कुछ मेनोज को गोल्जी निकाल देता है और इसके लिए उसके पास मेनोसाइडेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। बी का जो है फोर्थ सही है। इसके अलावा ऑटोफेगोसोम जो है उसको उसके लिए LC3B यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। LC3B जो होता है वो मार्कर होता है ऑटोफेगोसोम का। और जब यहाँ पर ऑटोफेजी कराई जाती है, ऑटोफेजी यानी कि किसी ऑर्गेनेल को जब डिग्रेड कराया जाता है, तो उस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है ऑटोफेगोसोम का उसके पास यहाँ पर ये मार्कर प्रेजेंट होता है, जो ये मैसेज होता है कि अच्छा ठीक है इसको डिग्रेड कराओ, ये जो हमारे ऑटोफेगोसोम वाली वेसिकल है इसे डिग्रेड करवाओ, लाइसोसोम आ जाए इसे खत्म कर दे। तो ये एज अ सिग्नल की तरह वर्क करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास यहाँ पर HSP60 प्रेजेंट होता है, हीट शॉक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली यहाँ पर मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स को बचाता है, इन सब चीजों में हेल्प करता है। ATP की हाइड्रोलाइसिस करके जो पॉलीपेप्टाइड है उसको अंदर लाने में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर CSIR के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे गाइस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, CSIR नेट, गेट, IIT जैम, TIFR, तो आप हमारी ऐप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.bansalbiology.com पे। मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको और भी यूनिट्स के ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वेबसाइट और ऐप जरूर चेकआउट कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।